So let us start with the second poem, Aunt Jennifer's Tigers for English Term 2 Class 12 Board Exams. बेसिकली ये पोएम जो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स बहुत ही सिंपल पोएम है एंड उसकी पोएटिस है एड्रियन रिच. ओके, एड्रियन रिच जो थी उनकी और भी बहुत सारी पोएम्स हैं एंड उनकी पोएम्स जो है वो विमेन एनकरेजमेंट के ऊपर बहुत होती थी. इफ़ यू रिमेंबर हमने एड्रियन रिच की एक पोएम पढ़ी थी ट्रीज which was also a symbolic representation. मतलब trees were symbolically represented for women. ओके, तो इस पोएम में भी आन जेनिफर्स टाइगर्स में भी एड्रियन रिच जो है वो टाइगर्स का यूज़ करती है एज अ सिंबल फॉर विमेन इंकरेजमेंट एंड विमेन पावर. ओके, Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of a married life of a woman's experience. बहुत ईजी पोएम है, बहुत छोटी पोएम है, काफ़ी सिंपल है और बेसिकली पूरी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, पूरी पोएम का थीम ये है कि आंट जेनिफर जो है वो एक लेडी होती है, मैरिड होती हैं एंड वो बेसिकली अनहैप्पी मैरिज में ट्रैप्ड होती है. उनके हस्बैंड जो होते हैं वो काफ़ी डोमिनियरिंग होते हैं, एक तरीके से उनको काफ़ी अब्यूज़ करते हैं, मे बी नॉट फिजिकली बट मेंटली. पर एक तरीके से आंट जेनिफर बहुत अनहैप्पी होती है मैरिज में एंड उनके जो हस्बैंड होते हैं वो ही हर चीज़ डिसाइड करते हैं, उनकी मर्ज़ी से सब चीज़ें चलती है. तो आंट जेनिफर इज़ वेरी सैड और अब सिचुएशन ऐसी कि वो उस मैरिज से निकल भी नहीं सकता है बिकॉज ऑफ कोर्स she there are millions of reasons society won't approve and this and that, बहुत सारे reasons and these are actually true. ऐसा नहीं हो पाता है. it may seem easy that if you don't like it just get out of it. No, it's not easy, consequences are there. तो आंट जेनिफर इस अनहैप्पी मैरिज में ट्रैप्ड है एंड आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी करते हैं. ओके, तो बेसिकली ये पूरी पोएम में आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडर कर रही हैं और वो एक ऐसा फिगर बनाती है जो कि ऑफकोर्स टाइटल में दिया हुआ है टाइगर, जो कि उनकी कंडीशन से बिल्कुल ऑपोजिट है. टाइगर इज़ ब्रेव, करेजियस, फियरलेस, टोटली फ्री. मतलब इट्स लाइक इट डज वॉट एवर इट वॉन्ट्स एंड एवरीबडी एल्स फियर इट. Okay, everybody fears a tiger, right? And opposite to that, Aunt Jennifer की condition ये है कि she is totally like she cannot stand up to her husband. She is totally not free. She has to do whatever her husband tells us to do. So everything like Aunt Jennifer's condition is totally different to that of the qualities of a tiger. So Aunt Jennifer tigers को embroider करके एक तरीके से अपनी innermost wishes को fulfill कर रहे हैं. So let's read the poem line by line. Let me just tell you, जो blue words है those are the difficult words. जो yellow है and जो green है तो वो वहाँ पर poetic devices का use किया है. So we'll discuss all of that. Okay, it's a very short, sweet and simple but impactful and powerful poem. Aunt Jennifer's Tigers prance across a scene. अब स्क्रीन इसका मतलब क्या आंट जेनिफर के पास टाइगर्स है? नो, आंट जेनिफर्स टाइगर्स का मतलब वो टाइगर्स जो आंट जेनिफर एक क्लॉथ पे सरफेस पे एम्ब्रॉयडर कर रही हैं. ओके, तो दीज आर नॉट रियल टाइगर्स, पर जैसे कि हम पेंटिंग बनाते हैं राइट, तो उसी तरीके से आंट जेनिफर यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है और वो एम्ब्रॉयडरी में क्या बना रही हैं? टाइगर्स. सो आंट जेनिफर्स टाइगर्स विच शी इज एम्ब्रॉयडरिंग ऑन अ क्लॉथ वट एवर prance across a screen. Prance मतलब jump करना. You have seen how high tigers jump, high steps लेते हैं जिस तरीके से. तो basically prance का मतलब jump across a screen. So this screen here is the surface जिस पे Aunt Jennifer embroider कर रही है. तो वो cloth, तो मतलब Aunt Jennifer के tiger जो है वो पूरी screen में से across उसको draw करते थे. ऐसा लगता है कि उसको यहाँ पर कि they are jumping across the screen. Bright topaz denizens of a world of green. टोपैज जो है वो यहाँ पर येलो कलर का एक वो होता है, एक मेटल टाइप होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो कि ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होता है. बट बेसिकली यहाँ टोपैज का यूज़ इसलिए किया हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स कलर. ओके, विच मैचेस द कलर ऑफ द टाइगर स्किन. येलो, डार्क येलो कलर का जो होता है तो वो टाइगर की स्किन से. तो टोपैज डेनिजन्स, डेनिजन्स मतलब
जैसे कि हम जहाँ पर रहते हैं किसी जगह पर, तो वो वहाँ के डेनिजन हो जाते हैं। जैसे कि हम जैसे इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, उसी तरीके से डेनिजन इज़ यूज्ड फॉर ऑल, ह्यूमंस ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो। सो डेनिजन मतलब जहाँ कोई कहीं रह रहा है उसको डेनिजन बोलते हैं। ओके, like an animal is living in a forest, so the animal is the denizen of the forest. तो bright topaz denizens मतलब येलो कलर्ड denizens, जो येलो कलर्ड रेसिडेंट्स जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं। ओके, टोपाज का एक और यहाँ पर यूज है। टोपाज जो है वो एक मेटाफर है, क्योंकि उनका येलो कलर जो है वो टाइगर के स्किन के कलर से कंपेयर किया गया है। ओके, व्हाटएवर दैट गोल्डन येलो डार्क येलो कलर इज, तो टोपाज यहाँ पर एक मेटाफर की तरह यूज कर रहा है द पोएटिक डिवाइस। Bright topaz denizens मैंने बताया जैसे येलो कलर्ड रेसिडेंट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट इज ग्रीन, फील्ड्स आर ग्रीन, तो वो वहीं पर रहते हैं। They do not fear the men beneath the tree. Men beneath the tree मतलब हमने ये देखा है, आपको ध्यान होगा कि जो छोटी मोटी हाइट के पेड़ होते हैं ना, वहाँ पे इजीली टाइगर्स, लायंस चढ़ के बैठ जाते हैं। दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन क्लाइंबिंग अ ट्री, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट के नहीं, पर थोड़े मिनिमम एवरेज हाइट के जो रहते हैं। ओके, तो मैन बीनीथ द ट्री से मतलब जो पेड़ के नीचे है, जो मे बी टाइगर को या तो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं वट। तो मैन बीनीथ द ट्री से मतलब कि वो टाइगर ऊपर है पेड़ पर, और नीचे जो मेन है वो उनको फियर नहीं करते। ठीक है, टाइगर्स डोंट फियर द मैन बिकॉज टाइगर्स हाउ नो दे आर मोर पावरफुल देन द मैन। ठीक है, वो ऐसा फील करते हैं, इससे दे डोंट फियर द मैन। they pace in sleek chivalric certainty. अब बिफोर मूविंग है, दे का यूज है, अगेन इट्स एनाफोरा। हमने पहली वाली पोएम में भी पढ़ी थी, सिंग ऑफ ब्यूटी, जहाँ पे ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ यूज किया था। दे जब दो डिफरेंट लाइन्स ऑफ अ पोएम स्टार्ट विद द सेम वर्ड, इट्स एन एनाफोरा। जैसे यहाँ पर दे, सो इट्स एनाफोरा। They do not, they pace in sleek chivalric certainty. Pace मतलब to move. Okay, to pace is to move from one place to another. In sleek का मतलब होता है बहुत ही smoothly, without any hindrance. Chivalric, actually chivalry को बोलते थे कि जो knightsmen, noblemen, जो horsemen होते थे ना पहले के टाइम में, जो the powerful one और warriors kind of people, जो soldiers, brave जो होते थे उस टाइप से, तो दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टनिटी। मतलब यहाँ पर पोएट बोलने की कोशिश करे कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली, स्मूथली, क्वाइटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि टाइगर्स के जो पैड्स होते हैं वो भी सॉफ्ट एंड पैडेड होते हैं पूरे, तो दे डोंट मेक एनी साउंड वाइल मूविंग, एंड व्हेन दे आर मूविंग इट्स लाइक दे मूव विथ फुल सर्टनिटी। उन्हें पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कंफ्यूज और समथिंग लाइक दैट। तो दे बहुत धीरे धीरे वो मूव करते हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड पावर। मतलब इस तरीके से आप देखना, जब इवन इफ दे एनकाउंटर अ हंट्समैन जिसके पास में भी बंदूक भी होगी, बट स्टिल दे डू नॉट लीव दैट करेज बिहाइंड। तो दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टनिटी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एंड सर्टनिटी, श्योरिटी के साथ, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड स्मूथली एंड फियरलेसली दे मूव फ्रॉम मूव अराउंड। So I hope it's clear. Basically इस पहले पैराग्राफ में the poet is describing how the tigers are. जो tigers Aunt Jennifer एम्ब्रॉयडर करती हैं, तो वो टाइगर्स की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Fingers fluttering, FF, again alliteration, same sound, two words starting with the same sound, FF. एंड फ्लटरिंग का मतलब होता है टू मूव क्विकली, मतलब एकदम जैसे शेक करते हैं हम, हमारे हाथ शेक या ट्रेम्बल करते हैं, उस तरीके से फ्लटर, टू मूव अनस्टेबली एंड क्विकली। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, मतलब एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आंट जेनिफर इतनी डरी हुई है अपनी हस्बैंड से कि वो एम्ब्रॉयडर भी कर रही है, तो वो डर के मारे उनके हाथ जो है वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, वो शेक कर रहे हैं। तो फिंगर्स फ्लटरिंग का मतलब दे आर शेकिंग विथ फियर थ्रू हर वूल। वूल मतलब वो जो वूल से एम्ब्रॉयडर कर रही है, वो वूल का थ्रेड वगैरह जो चीज़ें हैं उससे वो काफ़ी ट्रेम्बल कर रही है डर से। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। तो फाइंड आइवरी का मतलब जो वो क्रीमिश वाइटिश कलर होता है, जैसे नीडल जो सिल्वरिश ग्रेइश टाइप का कलर होता है, तो फाइंड इवन द आइवरी नीडल टू पुल। तो यानी का मतलब है कि
सुई कितनी छोटी सी होती है, उसका कोई वजन भी नहीं होता, पतली सी छोटी सी सुई होती है, बट वो इतना डर के मारे, इतना उनके फिंगर्स फ्लटर कर रहे हैं, वो ऐसे इस तरीके से ट्रेम्बल कर रही हैं कि उनको एक सुई खींचने में भी उनको बहुत दिक्कत आ रही है, बिकॉज शी इज फ्राइटेंड, वो बहुत डरी हुई है। तो एक काम जो कि एक नीडल पुल करना भी उनके लिए बहुत हार्ड हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ओके, अब ये देखिए, ये पूरी तरीके से, आई एम सॉरी, वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये अगेन तो यहाँ पे क्या मतलब है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब ये है, अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब, देखिए दो चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। पहली बात तो जो वेडिंग बैंड, रिंग, जो भी उनका सिंबल ऑफ मैरिज है, जो अभी आन जेनिफर ने पहना हुआ है, जैसे वेडिंग बैंड है, पहली बात तो पोइट उसको मैसिव बुला रही है। नाउ श्योरली मैसिव मतलब वो इतना मैसिव तो हो नहीं सकता, इट हैज़ टू बी द साइज ऑफ आन जेनिफर्स फिस्ट, या मतलब रिस्ट, कि वो उसमें फिट हो जाए। तो वो पहली बात तो उसको मैसिव बुला रही हैं कि उनका वेट जो है वो मैसिव है, मतलब एंड वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ पे ये जो पोएट है वो ये नहीं बोल रही कि आंट्स वेडिंग बैंड, देखिए वो है तो टेक्निकली उनका ना, अंकल ने उन्हें पहनाया है, लेकिन अभी भी पोएट जो है वो बोल रही है अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब वो ये दिखा रही है कि वो भले ही मैरिड है, लेकिन फिर भी दोनों कपल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, बिकॉज एंड जेनिफर इतनी अनहैप्पी है, इतनी अनसेटिस्फाइड है मैरिज में कि उनकी इस अनसेटिस्फैक्शन को वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि लाइक शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर हस्बैंड, वो अभी भी उनके हस्बैंड की चीज़ों को उनका नहीं शो कर रही है, एंड जेनिफर का पोएट। सो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, और ये वेट कौन सा, फिजिकल वेट नहीं, ऐसा नहीं कि वो एक्चुअली उन्होंने 10 किलो का वेडिंग बैंड पहन रखा है, बट द मैसिव वेट हियर मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये अगेन मेटाफर हो गया, क्योंकि यहाँ पे अंकल का वेडिंग बैंड एक्चुअली वेडिंग बैंड नहीं है, वो सिंबलाइज कर रहा है, ये सिंबल भी हो गया, वो सिंबलाइज कर रहा है उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो आंट की मैरिज के साथ आई, जब उन्होंने अंकल से शादी करी, तो उसके साथ जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितनी अनहैप्पीनेस उनको सफ़र करना पड़ा है, उसका वेट जो अभी तक वो कैरी नहीं कर पा रहे, जिनको अभी तक उस मैरिज को कंटिन्यू रखने के लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये अंकल्स मैसिव वेट, मतलब मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये इस चीज़ का सिंबल है, द अनहैप्पीनेस ऑफ aunt in the marriage and how she has to carry like the marriage as a burden, उनके ऊपर एक burden है, sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, मतलब यही चीज़ कि वो मतलब वो अभी भी sits heavily upon, मतलब वो जब भी उनको देखे ना, वो मैसेज, वो वेडिंग बैंड को जब भी अपने हाथ पर देखे, तो she feels, मतलब she must feel that what have I gotten myself into, मैं खुश नहीं हूँ। एंड ऑनेस्टली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है फॉर द रीज़न कि शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। इफ़ यू मैरिड टू समवन, यू मैरिंग समवन, इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन, एंड अगर वो एक डिसीजन आपका गलत हो जाता है, सही हो जाता है, इट चेंजेस योर लाइफ कम्प्लीटली। ओके, तो यहाँ पर वो उस चीज़ को स्ट्रेस कर रहे हैं दैट मेनी अ टाइम्स वी टेक इट लाइटली, या हम इतना उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, बट एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाना, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी एबल टू मैनेज इट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर the couples are apart, if the couples are not together in that, or one is highly suffering, the other one is just dominating the other one, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ट्रिपल फोल्ड 100 फोल्ड हो जाती है। तो वो जो वेडिंग बैंड का वेट है, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आंट उनके हाथ में अभी भी बंधा हुआ है, मतलब इट कैन नॉट ईजिली बी रिमूव्ड, इतना आसान नहीं, वो अभी भी वहीं पर है, इवन इफ द आंट नो शी इज़ वेरी अनहैप्पी विद इट, but she cannot do anything about it। तो पहले कंडीशन में वो टाइगर्स की पूरा करेज एंड ब्रेवरी इसको बता रहे दैट हाउ दे prance and jump and they do not fear and how they pace confidently and this। सेकेंड वाले में वो बता रहे हैं हाउ आंट इज अनहैप्पी, हाउ शी fears and how she is unhappy in the marriage, it's the burden and all that। सो पहले वाले में टाइगर्स का करेज एंड कंडीशन, दूसरे वाले में आंट की सिचुएशन, कंडीशन, ये सब। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by। ठीक है, ordeals का मतलब होता है unpleasant prolonged experience। तो अब पोएट्स बोल रही है कि एक बार जब आंट मर भी जाएंगी ना,
उसके बाद भी उनके टेरिफाइड हैंड्स, मतलब जो फिंगर्स जो फ्लटर कर रही थी डर के मारे, फियर के मारे, उसके बाद भी उनके हाथों में वो रिंग रहेगी, वो वेडिंग रिंग को वो हटाएंगे नहीं, निकालेंगे नहीं। मतलब वो ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, मतलब जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस उन्होंने जिंदा रहते हुए सहा वाइल शी वॉज अलाइव, लाइक इट विल स्टिल कंटिन्यू, इट विल स्टिल हॉन्ट हर इन आवर आफ्टर लाइफ। इस तरीके से पोएट बताना चाह रही है कि इवन आफ्टर हर डेथ वो वेडिंग उनसे हटेगी। देखिए उनकी डेथ के बाद भी वो क्या कहलाएंगी, वो आंट जेनिफर कैसे कहेगी, ओके शी वाज द वाइफ ऑफ दिस। तो वो आइडेंटिटी, वो बर्डन ऑफ मैरिज उन्होंने वाइल लिविंग सहा, वो डेथ के बाद भी उनके साथ फॉलो करेगी। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Prancing, proud, P alliteration, the same sound, okay, with two words. तो और अब वो यही बोल रही हैं कि पहली कंडीशन में टाइगर्स बताया, पहले स्टांजा में टाइगर्स बताया, दूसरे में आंट बताया, अब तीसरे में वो बता रहे हैं कि आंट की डेथ के बाद भी वो फ्री नहीं होंगी। उस तरीके से वो वेडिंग रिंग का वेट जो है उनको डेथ के बाद भी सहना पड़ेगा और उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और जिस तरीके से जब वो जिंदा थी वो डर रही थी, उनको वैसे ही मतलब उनकी डेथ के बाद भी वो उनसे लेबल नहीं हटेगा। और जिस तरीके से टाइगर्स पहले प्राउडली जंप कर रहे थे, ब्रेवली करेजियसली वो मूव कर रहे थे, उसी तरीके से वो टाइगर्स जो जहाँ एम्ब्रॉयडर में जिस सेक्शन में उन्होंने बनाया था, जो टाइगर्स पहले जिस तरीके से प्राउडली मूव कर रहे थे उसी तरीके से वो फियरलेसली करेजियसली मूव करेंगे एंड अनअफ्रेड, किसी को अफ्रेड ना होते हुए, किसी से डरते ना हुए, एंड टाइगर्स विल जस्ट मूव फ्रीली। ओके, सो इट वाज अ वेरी नाइस पोएम अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और ग्रेट सिचुएशन को हाईलाइट करता है, विच मैनी ऑफ अस don't actually realize that this is such a big situation. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम विमेंस कंडीशन में हम ये बोल देते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, फ्रीडम नहीं मिल रही, इक्वालिटी नहीं मिल रही। व्हाट अबाउट दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बिग condition which women have to go through, and I think again this can be solved maybe if the women get the freedom and that responsibility। अगर वो independent हो जाए तो शायद थोड़ा सा ये चीज़ कम हो सकती है। Let's move to the questions. How do denizens and chivalric add to our understanding of tigers' attitudes? देखिए denizens यहाँ पे यूज़ करा, तो denizens से क्या पता चल रहा है कि okay they are the resident, that means they are like मतलब like it's like they own the place। ठीक है, मतलब इस तरीके से कि ओके दे आर द रियल रेसिडेंट्स एंड नोबडी कैन रिमूव देम फ्रॉम देयर प्लेस, सो इट्स देयर टेरिटरी एंड इट इज़ मार्क्ड एंड इट्स लाइक देयर टेरिटरी जहाँ पर वो फिर दे आर पावरफुल। तो डेनिजन्स मतलब एक अथॉरिटी यहाँ पर शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर मोर कंफर्टेबल व्हेन वी आर एट आवर होम, उससे हम थोड़े लेस कंफर्टेबल होते हैं जब बाहर रहते हैं, और व्हेन वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री वी आर इवन लेस कंफर्टेबल बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग, राइट। बहुत ही हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं सिचुएशन। शिवलरिक यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया बिकॉज शिवलरिक इज अगेन समथिंग विच इज़ ब्रेव एंड करेजियस। जो पहले के नाइट्समैन होते थे ना, जो पावरफुल पोजीशन में होते थे आर्मी में, वो सब, तो उनके लिए शिवलरी का यूज़ किया जाता है। तो शिवलरिक मतलब टाइगर का एटीट्यूड कैसा है, फियरलेस है, करेजियस है और ब्रेव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक आवर जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल? मतलब वाई इज शी फाइंडिंग नीडल? फ्लटरिंग का मतलब वाई इट इज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बिकॉज शी इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, सो हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग विथ फियर एंड इट इज द फियर जो जब हम डरते हैं तो हम पानी भी पीना होता है तो वी फियर एंड ट्रेम्बल सो मच, रिमेंबर। तो उनके फ्लटर कर रहे हैं और इस वजह से वो जो डर है कि मे बी अंकल मतलब उनके हस्बैंड आएंगे या उनको कुछ अब्यूज करेंगे या फिर उनको और डराएंगे, उनको करने नहीं देंगे, तो वो जो है वो और ज़्यादा उनको नीडल पुल करने में दिक्कत हो रही थी इसके चक्कर में। What is suggested by the image? Massive weight of uncle's wedding band. I have explained it. ये पोएम में है, आप थोड़ा सा वीडियो प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिए। Of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? Third stanza में किससे terrified है? The burden of the marriage. ओके, जो एसोसिएशन मतलब उनको अपनी फ्रीडम नहीं मिल पाई, उनको अपनी करेज नहीं मिल पाई, शी कुडंट लीड द वे शी वांटेड टू लिव हर लाइफ। तो वो जो चीज़, वो जो एसेंस जो था वो उनके डेथ के बाद भी उनको फॉलो करेगा, बिकॉज शी विल ऑलवेज बी द वाइफ ऑफ दिस।
सो ये जो है ये एक तरीके से उनके लिए she would be terrified of that she won't be able to make her own identity and she won't be able to make up and own up to her own life. And of course, what are the ordeals and Jennifer is surrounded by? Why is it significant that the poet uses the word ringed? What are the meanings of the word ringed in the poem? तो देखिए, ordeals क्या क्या ordeals है, क्या क्या ऑडियंस का मतलब होता है अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस. तो ये शादी वाला जो है ये इट्स नॉट समथिंग कि जो सिर्फ 1 या 2 साल या महीने चले. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. हम शादी देखते हैं 20 years, 30 years, 50 years, 60 years into marriage. ओके, जब एक टाइम के बाद कपल्स आर 70, 80 एंड दे आर लाइक इनटू 50 years into marriage. तो ये बहुत बड़ा एक वो होता है. मतलब लाइक अप्रॉक्सीमेटली 75% आपकी लाइफ का आप किसी के साथ स्पेंड कर रहे हो एज कपल. सो इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो वो ऑडियंस मतलब वो इतने लंबे समय तक आंट जेनिफर को ये सब चीज़ें सहन करते रहना पड़ा, ये सब चीज़ों को एंड शी कुडंट डू एनीथिंग. तो इसलिए ऑर्डियल्स जो कि उनके हस्बैंड उनको कितने तरीके से, देखिए टॉर्चर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि फिजिकली उनको अब्यूज़ कर रहे हैं. उनको टॉर्चर और भी तरीके से कर सकते हैं. कैसे? उनको आंट को अगर कुछ चाहिए तो वो उनको लाने नहीं दे, उनको हमेशा डरा के रखे. इट्स द हस्बैंड हु डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शी वुड वेयर और शी वोंट बहुत सारी चीज़ें होती है. ही वोंट लेट हर गो आउट, वोंट लेट हर फॉलो हर ड्रीम्स. जहाँ वो जाते हैं वहीं लेके जाते हैं. बाकी घर में रहो, कुकिंग करो, ये करो, वो करो, घर का काम करो एंड टेक केयर ऑफ हस्बैंड, ये सब चीज़ें. तो ये ऑडियल्स है जो शायद आंट जेनिफर को सहन करना पड़ा था उनकी अनहैप्पी मैरिज में. एंड मे बी कुछ गलती हो जाए तो हस्बैंड वॉज वेरी ड्यूड विथ हर. उनकी फीलिंग्स को कंसिडर नहीं करता है बिल्कुल. ट्रीट्स आंट लाइक शी इज़ नथिंग एंड लाइक अ स्लेव एंड शी इज़ इन्फीरियर टू हिम. तो ये सब चीज़ें, नॉट गिविंग हर रिस्पेक्ट एंड लव एंड नॉट स्पीकिंग प्रॉपरली, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको सराउंड करी होंगी, जो ऑर्डियल्स हैं. द वर्ड रिंग्ड इज यूज्ड क्योंकि देखिए पहली बात, स्टिल रिंग्ड एक अलग इफेक्ट हमें देता है. ओके, व्हेन वी रीड इट, व्हेन वी हियर इट, स्टिल रिंग्ड, इसका मतलब अभी तक वो जो है वो बर्डन उनके उस पर से लिफ्ट नहीं हुआ है, वो अभी तक उस बर्डन को सहन कर रही हैं. एंड व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम? तो क्या, पहली बात तो लिटरल मीनिंग स्टिल रिंग मतलब अभी भी उन्होंने रिंग पहनी हुई. देखिए उनकी डेथ के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आंट के हाथ से वो रिंग निकाल दी जाएगी, वो रिंग अभी भी पहन के रखेंगी वो, राइट. एंड दूसरा रिंग का मीनिंग है कि मतलब वो रिंग से मतलब है अभी तक भी वो बाउंड है. जैसे कि देखिए ऐसा होता है ना कि हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको हम लीश पे रखते हैं, राइट. डॉग्स हैं, उनको हमेशा बाहर जाते हैं तो गले में पट्टा बांध के रखते हैं ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे. लीश में या सर्कस में ऐसे होता है, एनिमल्स को वो लोग इस तरीके से लीश में करके रखते हैं. तो रिंग्ड का यहाँ एक और मतलब होता है कि हाउ द हस्बैंड कंट्रोल्ड हर. उनको हमेशा एक लीश पे रखते थे, उनको हमेशा अपने कंट्रोल में रखते थे. कैसे? किसका पावर यूज करके? वो रिंग का. दैट यू आर माई वाइफ, ये रिंग है मतलब यू आर माई वाइफ एंड यू हैव टू लिसन टू मी. तो इस तरीके से उनको कंट्रोल करके रखते थे. ये एक और मीनिंग है रिंग का. Why do you think our Jennifer created animals that are so different from her own character? What might be the poet suggesting through the difference? And Jennifer ने इसलिए ये animals employed करे because these were her innermost desires. She wanted to lead a life like the tigers, fearlessly moving across and prancing, happy and courageous, unafraid of everything and not fearing anything in life. इस तरीके से बिल्कुल freely just to have that power and authority wherever you live on your life, to lead your life the way you want. And she couldn't do that. तो वो टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर करके एक तरीके से अपनी इनरमोस्ट डिज़ायर को डिस्प्ले करना चाह रही थी. दिस इज वॉट शी वॉन्टेड. इट वॉज अ सिंबल फॉर हर इनरमोस्ट डिज़ायर्स, वॉट शी रियली वॉन्टेड एंड हाउ शी डिडंट गेट देम. शी हैड टू सफर थ्रू अ लॉट. ओके, तो दिस इज वॉट कि ये डिफरेंस के थ्रू की जस्ट सी कि वो एक एनिमल है and still the animal's life is so different wherein the animal cannot speak. वो animal के पास इतने functions नहीं जो एक human कर सकता है. Human is a much more intelligent animal than the tiger, but still look at the condition कि that today the tiger is moving freely and fearlessly and the human वो इस तरीके से trapped है. And trapped in what? The creation of the humans. Marriage क्या एक human creation है marriage.
इट्स अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, उसी में ह्यूमन ट्रैप्ड है, उसी में ह्यूमन हैप्पी है, जो चीज़ उसने खुद ने बनाई थी. सो इट्स डिफरेंस कि it's an animal, still look at the condition, how he is living, how the animal is leading in the life, and the human who is much more, you know, एक तरीके से not superior, I don't want to say that, but a much more advanced living being. And look at the condition, and आज हम कितने advanced है, but still the problem continues. Interpret the symbols found in this poem. देखिए यहाँ पे कौन से symbols, एक तो tigers, symbol of aunt's innermost desire, and और symbols का use, uncle's you know massive weight of uncle's wedding band, मतलब you know the responsibilities, the burdens of marriage, and और क्या चीज़ें हम यूज़ करते थे, still ringed, again you know the leash and the control, how the husband controlled Aunt Jennifer. Okay, the like the embroidery screen जो है वो एक तरीके से Aunt Jennifer की लाइफ है, जिसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडर कर रही है, जो पैनल क्लॉथ है वो Aunt Jennifer की लाइफ है. Okay, fingers fluttering is, you know, she's fearing, all that, ये symbols use किए हुए हैं. Do you sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? Yes, I do, and I think we should sympathize with Aunt Jennifer because she's trapped in a condition which probably is not, she didn't land up in that herself. देखिए वो अगर it's a possibility that she didn't marry by choice, maybe her parents forced her to, you know, arrange marriage as a setup. It's possible. I'm not saying even if it is love marriage, but still Aunt Jennifer's condition is worth sympathizing, and the reason is, you know, it's a difficult thing to get out of something like that, and when you know that there is no end to it, it just keeps on going every other day. So it's just like you are full up to it, up to the neck, you can't handle it anymore, but you don't have any choice. You have to keep going with it on and on and on and on until the day you die. So it's like you don't have a choice. For your whole life you are trapped, you are enslaved, your whole life is wasted, and you cannot do anything in it. So the condition is, of course, as we speak, it's terrifying. So you know, living that, and speaker's attitude towards Aunt Jennifer, what it may be, I think the speaker's attitude is, again, the speaker, I mean the poet, is empathizing with Aunt Jennifer, and she can relate, I mean not actually relate, but she can understand what her condition is, how the, you know, the wedding band's weight it is on her hand, how Aunt Jennifer feels. So maybe she's empathizing, she's also sympathizing, and she is showing that how Aunt Jennifer is so very sad and upset about it all, but of course she can't herself. She can't help herself, I mean. Name the colors suggested in the poem. Okay. Colors कौन से देखिए, world topaz, yellow मतलब वो टाइगर के कलर के लिए, green for the forest, and what are the, ivory for the needle. Okay, yeah, I guess this is it, these are the colors used. So यहाँ पर हमने पूरी पोएम डिस्कस कर ली, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स डिस्कस कर लिए, इसके पोएटिक डिवाइसेस एंड क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए. द पोएम इज़ काइंड ऑफ सिंपल, एंड बेसिकली पोएम से तो हमारा यू नो ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, सो जस्ट कीप रीडिंग द पोएम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड यू नीड टू रिवाइज इट. एग्जाम में अच्छे आंसर्स लिखने के लिए इट इज़ बेटर दैट यू नो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल लर्न करिए, बट यू शुड नो द पोएम. And I think this is the end of the explanation. If you want anything else, please just comment and let me know. Thank you.